Assalamualaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is hypertensive disorders of pregnancy. So hypertensive disorders को हम लोग categorize करेंगे into three main groups. ठीक है. One is the chronic hypertension. Then it's preeclampsia. And the third is gestational हाइपरटेंशन. ठीक. तो जो क्रोनिक हाइपरटेंशन होगा ये होगा दैट इज कि जो प्रेगनेंसी से पहले था. ठीक. इफ द वुमेन सीज कि भाई उसको ऐसा कुछ नहीं था पहले, तो फिर यू विल सी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं इसको कोई अपीयरेंस आई, कोई हाइपरटेंशन हुआ. ठीक. तो उसको हम क्रोनिक, इसका मतलब ये है कि वो अनआइडेंटिफाइड हाइपरटेंशन थी जो कि अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइडेंटिफाई हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रोनिक हाइपरटेंशन. देन प्रीएक्लेम्पशिया और गैस्टेशनल हाइपरटेंशन. सो इनके बीच में क्या एक रिलेशन क्या है कि ये जो क्रोनिक हाइपरटेंशन को अगर हम प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो इट विल प्रोग्रेस टू प्रीएक्लेम्पशिया. ठीक है. एंड जो गैस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है ये भी 12 वीक्स के बाद आती है. ठीक है. सेकेंड हाफ में, ये भी सेकेंड हाफ में आती है, ये 20 वीक्स के बाद आती है. सो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होती है, इट इज़ नॉन प्रोटीन यूरिक, यानी कि इसमें प्रोटीन यूरिया नहीं होता. ठीक है. तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन. जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वैसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है. सो इसमें क्या है, इसके 1/3 केसेस होते हैं जो कि प्रीएक्लेम्पशिया की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं. ठीक है. अब गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो होती है कि वही माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जैसे नॉर्मल हम हाइपरटेंशन को कैटेगराइज करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह होती है. ठीक. टिकली हमें प्री एक्लेम्पशिया से ज़्यादा कंसर्न है. ठीक है. एक तो ये आपने बात रखनी है, याद रखनी है कि ये सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आती है. ठीक है. इसके 1/3 केसेस जो होते हैं वो प्री एक्लेम्पशिया में चले जाते हैं. सो व्हाट इज प्री एक्लेम्पशिया? प्री एक्लेम्पशिया क्या होती है, इट इज़ अ डिसऑर्डर, लाइक एक अननोन रीजंस की वजह से एक हाइपरटेंशन आती है जो कि आ किस वजह से रही है कि जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन है इट्स नॉट दैट मच प्रॉपर. नॉर्मली क्या होता है कि जो एक प्लेसेंटा आता है वो जो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा बनने के लिए ये यूट्रस का जो है हमारे पास मायोमेट्रियल लेयर है. ठीक है. तो जो मायोमेट्रियम के अंदर हमारे पास कौन सी होती है, स्पाइरल आर्टरीज. तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो डीप अंदर तक जाते हैं. ठीक है. मायोमेट्रियम में डीप इन्वेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पाइरल आर्टरीज होती है ना वो नॉर्मली ऐसी होती हैं. ठीक है. पर वो इसकी वजह से क्या होती है, दे डायलेट इटसेल्फ. ठीक है. ये इस तरह क्या हो गई, डायलेट हो गई, जिसकी वजह से ये क्या बन गई, लार्ज साइनोसॉइड्स. सो अब इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ प्री एक्लेम्पशिया ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स डीप मायोमेट्रियम में गए थे, ये मायोमेट्रियम तक डीप नहीं जाएंगे बल्कि बहुत सुपरफिशियल रहेंगे और जो है ये बहुत पैची इन्वेजन होगा इनका, जिसकी वजह से जो ये स्पाइरल आर्टरीज थी, यूट्राइन स्पाइरल आर्टरीज थी, ये इतनी ज़्यादा डायलेट नहीं होंगी. ठीक. तो जब इनकी डायलेशन नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो वो उसका जो सप्लाई होगा ग्रोइंग फीटस के लिए, ब्लड सप्लाई, तो वो जो है वो इट विल नॉट दैट मच इनफ कि भाई फीटल ग्रोथ प्रॉपरली हो सके. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी ये जब प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी तो इनके लिए, इनकी वजह से क्या होगा, यूट्रो प्लेसेंटल इस्कीमिया. ठीक है. अब आपको पता है कहीं पर भी इस्कीमिया जनरेट होता है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है. ठीक है. उससे क्या बनेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स बनेंगी. ठीक है. अब ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स दो काम करेंगी, एक तो क्या करेंगी, फीटस पर एक्ट करेंगी, और एक क्या होगा, ये मदर पर एक्ट करेंगी. ठीक है. तो फीटस के लिए आपने याद रखना है दो चीज़ें, इंट्रा यूट्राइन डेथ, ये मोस्ट कॉमन इसका वो है कॉम्प्लिकेशन जो इन सब की वजह से है. दूसरा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कम होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई इज नॉट दैट मच प्रॉपर ना. तो इसके रीज़न, इसके पीछे, इसके फीचर्स पे ये दो काम करेगी. फिर मदर में क्या होगा, ये जो हमारे जो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन से ये क्या हुआ, ये ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में गए. ठीक. इन्होंने क्या किया, दो काम किए. एक कि इन्होंने एंडोथीलियल डिसफंक्शन करा दिया. ठीक है. एंडोथीलियल डिसफंक्शन. और दूसरा जो इनके साथ इसने प्रॉब्लम किया वो क्या किया, ग्लोबल वाजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है. ग्लोबली यानी कि पूरे बॉडी में वाजो कंस्ट्रिक्शंस करा दी. ठीक है. अब ये जो एंडोथीलियल डिसफंक्शन होगा
इसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनी के जो ब्लड वेजल्स थे वो इनिशियली क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। वो डायलेट होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्ट रिटेंशन बढ़ जाएगा। जब सॉल्ट रिटेंशन बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है, और एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से, तो क्या होगा, ये हाइपरटेंशन जनरेट करेगा। ठीक है, फिर एक और बात याद रखनी है कि देखिए वाजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है, तो वाजो कंस्ट्रिक्शन में हमारे पास स्पेसिफाइड कर दें किडनी को, ठीक है, लिवर को, रेटाइना को, लंग्स को और ब्रेन को या सेरिब्रम को। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि किडनीज में ये वाजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वाजो कंस्ट्रिक्शन कैसे करवाएगा, ये आपको जो है करवाएगा ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस। ये एक स्पेसिफाइड लीजन है जो कि स्पेशली किसके साथ है, प्री एक्लेम्पशिया के साथ एसोसिएटेड है। तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस। और ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस क्या होता है कि जो उसके ब्लड वेजल्स के अंदर एंडोथेलियम है, उसकी स्वेलिंग हुई है, और उसकी स्वेलिंग होने की वजह से जो कैपिलरीज थी वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, उनके बीच में जगह नहीं बची है, जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, किडनी का सिम्टम क्या होगा, प्रोटीन यूरिया। और प्रोटीन यूरिया आपको पता है, जब प्रोटीन यूरिया हो तो बॉडी में एडेमा होता है, तो प्रोटीन यूरिया विल कॉज एडेमा। उसके बाद आता है हमारे पास रेटाइना। तो रेटाइना के लिए आपने क्या करना है, रेटाइना में जब ये एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, जब ये वाजो कंस्ट्रिक्शन होगी और ये ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेंगी रेटाइना के, तो फिर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक विजन हो जाती है, ब्लड भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाती है, कोई विजन कुछ नहीं नजर आता, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट हो जाता है पूरा। सो इसको हम कहते हैं स्कोटोमा या फिर लाइट फ्लैशेस। ठीक, ये हो गया हमारे पास रेटाइना में। सही, उसके अलावा जब ये सीवीएस में क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस थी वो बढ़ गई, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। ठीक, और जो कैपिलरीज थी उनकी परमिएबिलिटी बढ़ गई है, तो जब इनकी परमिएबिलिटी बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा। इट मीन्स कि जो ऐसे पेशेंट्स होंगे प्री एक्लेम्पशिया के, उनके अंदर एडिमा बहुत ज्यादा वर्स्ट किस्म का होगा, क्योंकि किडनी भी ग्लोमेरुलो एंडोथेलियोसिस की तरफ थ्रू प्रोटीन यूरिया करवाकर एडिमा करवा रही है, और सीवीएस भी जो है कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ाकर एडिमा करा रही है। ठीक, अब उसके बाद जब ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स थे ये लिवर में गए, जैसे ये लिवर में गए वहां पर उन्होंने लिवर की इंजरी करवाई। लिवर क्या होगा, इंजरी डैमेज हुई, स्वेलअप हो गया, उसका जो कैप्सूल था वो स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, और एलएफटीज जो होंगे वो एलिवेटेड होंगे। बाकी लंग्स और सेरिब्रम में क्या होगा, इनमें कैपिलरी परमिएबिलिटी दोनों में बढ़ जाएगी, और ये लोकल एडिमा कराएंगे। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा एंड सेरिब्रल एडिमा। ठीक, तो जब ये लिवर के अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन करवा रहा है, और साथ में जब ये एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा ना, तो दैट विल आल्सो लीड टू द हेमोलिसिस। क्यों, क्योंकि पता है जब एंडोथेलियम डैमेज होता है तो फिर हमारा एंडोथेलियम इज नॉट दैट मच इनफ, तो फिर वो प्लेटलेट थ्रोम्बस बनता है, और फिर थ्रोम्बस से फिर उसकी हेमोलिसिस होती है। तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन विल आल्सो लीड टू द हेमोलिसिस। ठीक, तो ये इसका एक और चीज आ गई।